ओके हेलो एवरीवन। अब तक हमने टॉपिक पढ़ा है 11th में और 12th का टॉपिक। ओके 11th के हमने कुछ टॉपिक सेट्स पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, मैट्रिक्स इन 12th पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखो उससे पहले आपने ना बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फिर पढ़े होंगे आपने होल, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें अगर जीरो भी ऐड कर दे तो वो क्या बनेगा? होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर पता है आपको 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर आपने पढ़ा था इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जिसमें सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए और जीरो भी आए। ओके, जैसे -1, -2, 0, 1, 2 बस। फिर आपने पढ़ा होगा रैशनल, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स। उसी तरह आपने फिर पढ़ा होगा इरेशनल नंबर्स, जिसको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और p and q क्या होते हैं? इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर है, कंपोजिट भी है, को प्राइम भी है, और भी काफी नंबर्स हैं, इवन है, ओड है। अब उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर। देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, एक रैशनल और एक होता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मेरे पास रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स सबको पता है, p by q की फॉर्म में जो नंबर एक्सप्रेस हो सके वो रेशनल है, जो नहीं एक्सप्रेस हो सकते वो जैसे मान लो 1/2 है, माइनस का 3/2, ये सब क्या है? ये है रैशनल। और इरेशनल मान लो √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से ये नंबर हमारे पास कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लू, कंबाइन करूं, तो मेरे पास कौन से नंबर्स बनते हैं? रियल नंबर्स। अब बच्चों इसमें मेरे पास फर्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा। ओके, देखो बच्चों ये बहुत ही काम का टॉपिक है, लेमा। अब इसमें क्या है? देखो बच्चों इसमें होता है गिवन दैट two positive numbers such that two positive numbers a and b कर लो, a and b such that there exist of unique integers q and r, सॉरी स्मॉल r आएगा, सेटिस्फाइंग द कंडीशन, यानी कि सेटिस्फाई हमारे पास जो कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? a इज इक्वल टू b q प्लस r, वेयर जो मेरे पास r होगा वो हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 और b के बीच में आएगा। ये होती है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमारे पास दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है a एंड b, और उसके बाद दो इंटीजर्स आते हैं, यूनिक इंटीजर्स होंगे, वो कहलाएंगे q एंड r। उसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव यूनिक इंटीजर्स, पॉजिटिव यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाई द कंडीशन। देखो बच्चों अब आपने सबने पढ़ा होगा, आपने ये सबने पढ़ा है कि मेरे पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इनटू में डिवाइजर इनटू में क्यूशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये सबने ये चीज पढ़ रखी है। अब इसमें डिविडेंड आपको पता है क्या होता है? जिसको हम डिवाइड करते हैं और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइड जो क्यूशेंट आता है, और उसके बाद क्या आता है? रिमाइंडर बचता है। वही सेम टू सेम फॉर्म ये है। इसमें जो a है ना वो कहलाता है मेरे पास डिविडेंड, और जो b है वो कहलाता है डिवाइजर, और जो q है वो कहलाता है क्यूशेंट, और जो r है वो कहलाता है रिमाइंडर। अब सबको पता है कभी भी रिमाइंडर
डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, वो या तो 0 होगा या डिवाइजर से छोटा होगा। इस सीरीज का मतलब है r हमेशा 0 या 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा? डिवाइजर। इसमें क्या है डिवाइजर? इसमें b है, तो b से छोटा होगा, वो कहलाएगा मेरे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपको फॉर्म हमेशा याद रखनी है बच्चों, क्योंकि ये अगर फॉर्म आपको याद रहेगी तो आपके लिए क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, कुछ जगह अब अपने क्वेश्चन जो है ना वो कुछ और जगह चेंज हो गए। पहले उससे पहले एक थ्योरम हुआ, लेकिन वो बच्चों बिल्कुल इसी की जैसी है। देखो वो क्या है, बस यहां पे जो है ना वहां आ जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एल्गोरिदम देखो बच्चों, एल्गोरिदम क्या है? रिदम। इसमें देखो बच्चों, एक लेमा क्या होता है? लेमा एक तरह की प्रूवन स्टेटमेंट है जो हमें दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए काम आती है। और वो प्रूव स्टेटमेंट कौन सी करी लेमा ने? वो करी एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है बच्चों? बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है? उसमें ए बी था, यहां पे सी और डी लगा दो। सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर अब इसमें क्या होगा? आर किसके बीच में आएगा? आर आएगा मेरे पास 0 और डी के बीच में, यानी कि आर 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? डी से छोटा होगा। बच्चों ये है मेरे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। फर्स्ट लेमा हमने पढ़ी और हम डिवीजन एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। और उसकी जगह हम अगर क्वेश्चन एल्गोरिदम भी आ जाए ना तो हम ए सी और डी की जगह ए और बी भी ले सकते हैं, उससे हमारे पास क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। अब देखो आप कहोगे बच्चों इसका यूज का, इसका यूज मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन इसका सबसे बड़ा यूज है एचसीएफ फाइंड करने में बाय लॉन्ग डिवीजन। देखो बच्चों क्वेश्चन आएगा आपके पास इस तरह से, ध्यान सुनना मेरी बात, कि क्वेश्चन आपका किस टाइप में आएगा। जैसे उसने ये कहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ। आपको पता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे मान लो 2 और 4 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 क्यों होगा 2? क्योंकि 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा, वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ फाइंड करना। अब आपको पता है फॉर्म कौन सी यूज करेंगे? a इज इक्वल टू, अब सी डी को भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको बोलते हैं वेयर आर इज इक्वल टू किसके बीच में? 0 और b के बीच में, यानी कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा। अब मान लो उसने गिवन नंबर कहे हैं मेरे पास 135 एंड 90, ये नंबर है। उसने कहा है कि इन नंबरों का इस मेथड से एचसीएफ फाइंड करो। पहले आपको सबको पता है हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबको पता है कैसे करते हैं बच्चों? देखो 90 बाहर और 135 मैंने ले लिया, मैं सोल्व करता हूं इस तरफ। 90 मेरे पास बाहर आ गया और 135 हमेशा याद रखना ऑलवेज, जो बड़ा नंबर है वो अंदर जाएगा और छोटा नंबर है वो बाहर रहेगा। किस पे जाएगा? 90 बन जा 90, कितना रिमाइंडर बच गया? माइनस करके 45। अब 45 यहां आ गया तो इसको यहां लिख दो 90, 45 2 जा 90, कट गया ना पूरा। बस शायद किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फॉर्म कैसे लिखते हैं बच्चों। अब आपके पास जो 135 वो क्या है? वो है इसमें a, यानी कि 135 आपने किसने डिवाइड किया? 90 ने। किसने गया है? 1 पे, कितना रिमाइंडर बच गया? 45। अब देखो अगले स्टेप में क्या है मेरे पास? डिविडेड 90 हो गया। किसने करा है डिवाइड? 45 ने। कंप्लीट कर दिया 2 पे, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो मेरा कितना आंसर आ गया? एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा मेरे पास 45। ये है मेरे पास इस नंबर का एचसीएफ। शायद किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। एक दो एग्जांपल और करते हैं बच्चों, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 and 255 by method of Euclid division algorithm। देखो बच्चों 255 बाहर आएगा मेरे पास, बाहर ले लो। किस पे जाएगा 867? ये जाएगा आपके पास 3 पे। कितना बचेगा? ये बचेगा 765। करो माइनस, कितना बचा माइनस करके? 102। बस 102 को यहां, ये 255 नीचे आपने उतार ले, किस पे जाएगा? 2 पे। तो कितना बच गया?
तो थोड़ी सी और इसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा कंजेस्टेड, आप थोड़ा सा बच्चों यहाँ कर लो, ठीक है। कोई थोड़ा सा अगर आप अच्छे से हो पाएगा, यहाँ मैं कर देता हूँ, इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे आप भी, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया 867, किस पे जाएगा, ये जाएगा आपका 3 पे, तो 765 कितना बचा माइनस करके 102। आपने क्या उतारा ऊपर से, ये नंबर उतार लो बच्चों, किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, कितना 204, रिमाइंडर कितना 51, यहाँ आप किसको उतारोगे ऊपर से 102 को, किस पे जाएगा, ये 2 पे कंप्लीट, तो 102 कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब तक कंप्लीट डिवाइड ना हो आपको इसको कंटिन्यू रखना है बच्चों। अब पहले स्टेप में मेरे पास क्या है, डिविडेंड 867 है, लिख दो यहां। मैंने डिवाइड किससे किया है, 255 से किया है ना, किस पे गया है 3 पे, कितना रिमाइंडर बचा मेरा 102 बचा। इसी तरह अगर अगले केस में मेरा कितना है 255, किस पे डिवाइड किया 102 पे, किस पे गया है 2 पे, कितना बचा रिमाइंडर 51 बचा। अगले स्टेप में कितना है 102 यहाँ पे, 51 यहाँ पे, 2 पे पूरा प्लस में 0, कितना आ गया मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें आ गया मेरे पास 51 मेरे पास क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस तरह से बच्चों आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है मुझसे पूछ सकते हो। ये था सबसे बेसिक टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। शायद किसी को इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। देखो बच्चों थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वी नीड योर सपोर्ट, ओके, प्लीज सपोर्ट अस, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट अस। देखो बच्चों अब हम पढ़ते हैं एक थ्योरम। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो वो थ्योरम क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम बच्चों। देखो बच्चों इस थ्योरम में क्या कहता है, इस थ्योरम में ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इस प्राइम फैक्टरेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइम फैक्टर्स। यानी कि इसका मतलब है अगर मैं कोई भी कंपोजिट नंबर लूं उसके वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सपेंड होगा और उससे उसकी प्राइम फैक्टरेशन पे वो यूनिक रहेगी अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, यानी कि उससे उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर एक्सप्रेस सेम हो। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है, देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी दोबारा सुनो ध्यान से, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं और उसका जो प्राइम फैक्टरेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, यानी कि उसका ऑर्डर चाहे बेशक कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, मान लो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो 216 है। देखो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं, 2 पे जाएगा 108, 2 पे गया कितना आया 54, 2 पे गया 27, 3 पे गया 9, 3 पे गया 3, यानी कि इसमें कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये 216 क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कम से कम 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो पाए। अब देखो बच्चों इसको मैं ना 216 को मैं क्या कह रहा था, अपार्ट फॉर देयर ऑर्डर, यानी कि मैं इसको पहले ही 3 से भी चला सकता था, उससे मेरे पास प्राइम फैक्टर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यही मैंने आपको डिफाइन में बताया था कि मतलब क्या है। अगर मैं इसको 3 से लेके जाऊं, कई बच्चे इसको 3 से भी लेके जाएंगे, उसके बाद अगर मैं इसको करूं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते। देख लो बच्चों इसमें कितनी बार 3 आए, 1 2 3, कितनी बार 3 है 1 2 एंड 3, 2 कितनी बार है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3,
यानी कि इसका मतलब क्या है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपके पास 3 पहले भी आ सकता है और 2 बाद में भी आ सकता है। वो ही कहलाती है मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पे वो हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, उससे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आप हमेशा जब एलसीएम फाइंड करोगे ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करोगे, ये बात याद रखना। स्मॉलेस्ट नंबर से हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि हमेशा स्मॉल नंबर से स्टार्ट हो। ये तो थ्योरम बताई गई है कि थ्योरम को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते थे। बच्चों किसी को कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। अगली बार हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं यूजिंग दिस थ्योरम। फिलहाल अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकता है। You can ask me in the comment section. Please, students, like us, share us, subscribe us. We need your support. Okay, please support us. If you any query, you can ask me. Thank you so much.